हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज है डे 28 जिसमें हम करेंगे उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये डेली की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम लोग उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए अभी से तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी जो कोशिश रहेगी वो रहेगी कि आने वाले 2024 की परीक्षा में हम मैथ्स में फुल स्कोर कर पाए, यानी 50 में से 50 स्कोर हम कर पाए। तो स्वागत है आपका फिर से इस सेशन में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद लाइव क्लासेस जो चलेंगी उसके लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी रेगुलर क्लासेस छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही जल्दी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके एग्जाम के लिए श्योर हो जाएगा, तब हैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। गणित की भी होगी, रीजनिंग की भी होगी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की भी लाइव क्लास होगी और साथ ही जो आपके अदर चीज़ें हैं, जो आपका जीके है, उसकी भी लाइव क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास आज के पहले प्रश्न के साथ। तो जो पहला प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए किसी परिवार के खर्च के पाई चार्ट में यदि भोजन मद में खर्च 10,000 रुपये प्रतिमाह है तो परिवार का प्रतिमाह शिक्षा मद में खर्च बताइए। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, देखिए नीचे दिए गए किसी परिवार के खर्च के पाई चार्ट में यदि भोजन मद में खर्च 10,000 रुपये प्रतिमाह है तो परिवार का प्रतिमाह शिक्षा में मद में खर्च बताइए। तो बेसिकली जो है आपके सामने एक पाई चार्ट दिख रहा है, ये पाई चार्ट में आपको अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है। इसका जो ओवरऑल परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि यदि भोजन पर खर्च 10,000 रुपये है तो हम ये देखेंगे कि भोजन पर एक्चुअली हो कितना रहा है। भोजन पर एक्चुअली 25% हो रहा है, तो परिवार का प्रतिमाह शिक्षा मद में खर्च कितना होगा, यानी आपको 20% का मान निकालना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना कि 25% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 10,000 और 20% की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, यानी 10,000 अपॉन 25 इंटू 20। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप एक्स मान के करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, हालांकि कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं। 25% की वैल्यू हो गई 10,000, तो 1% की वैल्यू होगी 10,000 अपॉन 25, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 10,000 अपॉन 25 इंटू 20। 25 से इसको 4 टाइम्स कट कर दीजिए, 0 0, 4 दूनी 8, 0 0 0, 8,000 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में भी आपको करवा रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन आएगा जैसे कि मैंने पहले कहा रेगुलर हम लोग लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाई तब करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह है। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह है। तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि न्यूनतम संख्या के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है ना। तो यहाँ पे तो एलसीएम निकालने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन उन्होंने हमें दे रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैं जो मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ्स बहुत कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक आता होगा, और अगर आपको पहले बेसिक पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे पढ़ा रखे हैं, बहुत पहले पढ़ा रखे हैं, आप उनको जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको आप बायो बैकग्राउंड के हैं या आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, है ना। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये वाली मैथ्स आती हो, है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह है। ठीक है, तो देखिए 12, 15, 20 से विभाज्य, तो अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 400 है। देख लो कि भाई सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग हो, एक क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखते हैं हम क्या 400 किसी संख्या का स्क्वायर है। तो अगर हम 20 का स्क्वायर देखें, 20 इंटू 20 करें, जी हाँ 400 20 का स्क्वायर है। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। ये 40 का है और ये 60 का, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो सारे हैं। हमें सबसे छोटे से चेक करना है कि क्या 400 में 12, 15 और 20 तीनों का भाग जाता है। तो 400 में अगर हम 12 से डिवाइड इसको करेंगे तो 12 का भाग इसमें नहीं जाता है, यानी ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर भी 900, 12 से डिवाइड करेंगे, तो 900 को 12 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप इसको ओरली भी कर सकते थे। ठीक है, 12 7 जा 84 हो गया आपका, 12 7 जा 84 हो गया, बचा 6, 12 5 जा 60, यानी 12 का तो चला गया। फिर 15, 15 6 जा 90 चला गया 60 टाइम्स। ठीक है,
और 20 से आपका चला जाएगा, 20 से जाएगा, हाँ जी बिल्कुल जाएगा, 45 टाइम्स जाएगा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या 900 होगी जो एक पूर्ण वर्ग तो है ही है, साथ ही 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित भी होती है। ठीक है, क्लियर है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो यार एक लाइक बटन तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता? अभी नहीं हो सकता वाले क्वेश्चन जो है कई बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अनुपात होता क्या है। इसी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ये कहूँ कि एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे थे, यानी अंडे कितने थे? 1 दर्जन का मतलब 12 अंडे थे। ठीक है, गिर गया, कुछ अंडे टूट गए। निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता? नहीं हो सकता अनुपात, है ना। यानी टूटे हुए अंडों से साबुत, यानी अब देखो सबसे पहले जो रेशियो के इधर लिखोगे वो होंगे टूटे हुए अंडे और इधर होंगे साबुत अंडे। तो साबुत कितने हैं भाई? 12 से कम ही होंगे डेफिनेटली, है ना। तो अब हमें क्या करना है, गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं। अब वो अंडे कितने हैं वो भी तो हमको नहीं पता, हमको नहीं पता ना कितने अंडे टूट गए। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर 12 अंडे टूटे हैं तो 0 अंडे टूटे, सारे के सारे अच्छे हैं, है ना। अगर यहाँ 11 होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 अंडा हो जाएगा। यहाँ पे 10 अगर हैं तो यहाँ पे 2 अंडे हो जाएंगे, यानी इसका रेशियो बनेगा 1:5 बनेगा, है ना, 1:5 बनेगा। तो जो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उन पॉसिबिलिटीज को लेके हमको चलना है। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कुछ सेकंड्स में आपको करना सिखा सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक मैथ्स काफ़ी आपको नहीं आती है, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। समझ के चलते हैं। सबसे पहले इधर टूटे हुए अंडे होंगे और इधर जितने सही हैं वो कंडीशन वाले होंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन में एक भी अंडा नहीं टूटा और आपका 12 का 12 अंडे सही है, तो ये रेशियो 0:12 बन गया। फिर दूसरी कंडीशन में एक अंडा टूट गया और आपका ये 12 हो गया। ठीक है, इधर 11 हो गया। ठीक, इधर 11 हो गया। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे 2 अंडे टूट गए तो यहाँ पे बचेंगे 10, तो ये बनेगा आपका 1:5। फिर यहाँ पे 3 अंडे हो गए और यहाँ पे बचेगा 9, ये हो गया आपका 1:3 9, यानी 1:3। ठीक है, इधर अगर 4 अंडे टूट गए तो यहाँ पे आपका बचेगा 8 अंडे, यानी ये बच गया आपका 1:2। ठीक है, फिर अगर मान लेते हैं कि 5 अंडे टूट गए तो यहाँ पे बचेगा आपका 7, तो ये तो 5:7 ही बचा। ठीक है, फिर अगर 6 अंडे टूट गए तो ये आपका हो जाएगा 6:6, यानी 1:1, है ना। फिर उसके बाद अगर 7 टूट गए तो 7:5। ठीक है, फिर इसका उल्टा चलता रहेगा, 8:4 यानी 2:1। ठीक है, फिर उसके बाद 9:3 यानी 3:1। ठीक है, और फिर 10:2 यानी 5:1, 11:1, ये आपका हो गया। अब ये इतने रेशियोज हैं, जो ये रेशियोज हमने निकाले हैं, ये वो रेशियोज हैं जो हो सकता है ना, टूटने के बाद अनुपात, सही अनुपात ये हैं आपके सारे के सारे। अब इसमें से जो नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखो सबसे पहला है 5:7, 5:7 अगर आप देखोगे तो बिल्कुल है, यानी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 1:4, तो 1:4 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1:4 कहीं भी नहीं हमारे लिस्ट में आता है, यानी यही हमारा आंसर होगा। फिर भी एक बार हम लोग बाकी भी वेरीफाई कर लेते हैं। 1:2 बिल्कुल है, 1:5 भी आपका बिल्कुल है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर, 1:4। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर है, वह 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास, व्यास का मतलब होता है आपका पेरीमीटर नहीं, सॉरी इंग्लिश और हिंदी में मैं कंफ्यूज हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। डायमीटर, डायमीटर होता है ना त्रिज्या का डबल। ठीक है, यानी एक ये टायर हो गया हमारा। ठीक है, एक पहिया है, तो इसको मैं एक पहले तो सर्किल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक पहिया है हमारा। अब इस पहिए को, ये पहिया घूम रहा है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली पहिया घूम रहा है। अरे बाप रे, ये तो इसने हार्ड बना दिया, एआई ने काम नहीं किया हमारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा सर्किल ही अच्छा नहीं बना था तो एआई कहाँ से काम करेगा। अब होपफुली हमारा
सर्किल जो है सही काम करेगा, सही बन जाएगा। वेट करते हैं एक सेकंड। अरे अब इसने षटकोण बना दिया। चलो कोई बात नहीं, ये कभी कभी एआई ढंग से काम नहीं करता। हम क्या करेंगे, हम जो है ऐसे ही ले लेते हैं सिंपली, चलो हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहिया हो गया। इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक 56 है, तो जो इसकी रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी हो जाएगी? वो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 56 का आधा यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये घूम रहा है, इसने 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक कितने चक्कर लगाएगा, यानी ये कितने चक्कर लगाएगा 13.2 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझाने के लिए सब लोगों को मैं विजिबल हूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये वो पहिया है, मान लो कि ये वो पहिया है, आप सबको दिख रहा होगा ये वो पहिया है। तो अगर ये वो पहिया है और हमें इसको चक्कर लगाने हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एक इनिशियल पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका इनिशियल पॉइंट है। यानी ये यहाँ से ये घूमना शुरू कर रहा है, घूमना शुरू कर रहा है। इसको मैं किसी और तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं एक स्केल भी ले लेता हूँ, मान लो ये स्केल ले ली मैंने, ये इस पट्टी पे इसको चलाना है, हमने इतनी दूरी तय करनी है। तो यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने, इसको घुमा रहे हैं, चल रहा है 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 चल रहा है, ये इसने एक चक्कर पूरा किया। यानी इसका जो एक चक्कर पूरा हुआ वो किसके बराबर होगा? इसका जो पूरा का पूरा पेरीमीटर होगा उसके बराबर नहीं होगा। मतलब इस पहिए को अगर मैं खोल दूं, ये पहिया अगर मेरा सीधा हो जाए, तो उस एक चक्कर लगाने का जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, यानी एक चक्कर लगाने में जो दूरी होगी, वो इसके सरकमफेरेंस, यानी जो उसकी बाहर की जो सरकमफेरेंस हिंदी में कहते हैं परिधि, परिधि के बराबर होगा, या आप पेरीमीटर भी कह सकते हो। समझ में आ गया ये चीज कि जो एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगी वो उसकी परिधि के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान लूं, अगर एक चक्कर लगा रहा है वो, तो यहां से यहां तक उसका एक चक्कर हो गया, यानी एक रोटेशन। जब वो एक रोटेशन कर रहा है तो कितना चलेगा? इसकी परिधि के बराबर चलेगा। तो परिधि निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 56 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को एक काम करेंगे, सेंटीमीटर को तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बहुत डेसिमल में आ जाएगा। तो अभी हम पहले इसका वो निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या होती है? 2πr आपका परिधि हो गई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो ये हो गया 7 चक्को 28। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 22 8, यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, यानी 176 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, यानी एक रोटेशन कर रहा है वो 176 सेंटीमीटर चल रहा है एक रोटेशन में। ठीक है, अब समझना यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक रोटेशन में वो 176 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 13.2 किलोमीटर में वो कितने रोटेशन करेगा? मतलब बेसिकली इसका उल्टा भी कह सकते हो कि 176 किलोमीटर में अगर वो एक रोटेशन कर रहा है तो 13.2 किलोमीटर में वो कितना रोटेशन करेगा। तो उसके लिए पहले हमें 13.2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर हो गए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। तो अब इसका मतलब 13.2 किलोमीटर में हो जाएंगे आपके 13.2 इंटू 1000 किलोमीटर्स। अब इसके लिए आप क्या करोगे? 13200 मल्टीप्लाई कर दोगे, एक जीरो आ जाएगा, तो यानी 13,200 मीटर आपका हो गया। 13.2 किलोमीटर में 13,200 मीटर हो गए। ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पीछे चीजें छुप गई हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। 13200 मीटर आपका क्या हो गया? हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13200 मीटर में हो जाएगा आपका 1320000 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात थी, ये क्लियर हो गया। तो अब हमें फिर वही चीज करनी है कि अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेस कर दे रहा हूं जिससे कि जगह थोड़ी सी मिल जाए हमको, कि 176 सेंटीमीटर में हो रहा है एक रोटेशन। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में होगा 1/176 रोटेशन। तो 1320000 सेंटीमीटर में होगा 1320000 अपॉन 176 रोटेशन। इसको कट कर लेते हैं, कट करना बहुत आसान रहेगा मेरे हिसाब से, बहुत टफ तो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये अगर आप 176 है ना, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो आप देखो कि पहले 2 से कट करोगे, तो एक काम कर लो,
2 से कर लेते हैं पहले, इजी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ना 132 को कट करेंगे, मतलब बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये 4 जीरो है ना, इन 4 जीरो को हटा के मैं यहाँ पे एक के बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दे रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, ये 132 है, 176 है, तो आप 2 से इसको कट कर दो, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, एक काम करो यार, 4 से कट करता हूँ मैं तो, क्योंकि भाई 4 से आसान रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। 4 से इसको काट दो, 25 0 0, 25 चक्को 100 और 0 0, तो 25 तियां 75, यानी 7500 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर कहीं पे डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लो और इस क्वेश्चन को समझना। जो चीज मैंने समझाई कि आपको मैंने जो ये फिगर बना के दिखाया, वो चीज होपफुली आपको क्लियर हुई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें इतने ही क्वेश्चन करने थे सिर्फ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था लास्ट वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आज मैंने लिए थे। लेकिन 4 क्वेश्चन 15 मिनट में आप सीख जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप नए तरीके से कुछ सीख रहे हैं तो। ठीक है, इसी तरह जो है बने रहिए क्यूट्रिक्स के साथ, जो उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी है वो करते रहिए। सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी हम कराएंगे, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराएंगे, क्योंकि मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए मैथ्स हम अभी से आपको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर।